नमस्कार। द अरविंद कंवर शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अलग अलग शख्सियतों से परिचय करवाऊंगा, उनके राजनीतिक सोशल बहुत से लोगों के साथ आपकी मुलाकातें मैं करवाऊंगा, कभी जीवंत कभी उनके बारे में जो अमर हो गए। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं या जिनसे रूबरू करवा रहा हूं, वो मेरे साथ तो नहीं होंगे, लेकिन वो अपने ऐसे इतिहास में काम कर गए हैं कि वो सबके साथ है। उस शख्सियत के बारे में, उनका नाम मैं आपको थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उनके कर्म के बारे में पहले आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिनके निर्माता वो शख्स रहे। हिंदुस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, खासकर उत्तर भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन के वो निर्माता रहे। लोग चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं कि चंडीगढ़ एक बहुत प्लान सिटी है और ली कॉर्बुज़ियर ने उसको डिजाइन किया, लेकिन शायद लोग नहीं जानते कि चंडीगढ़ के निर्माता कोई और थे। जिस चंडीगढ़ को आप देखते हैं, जिस चंडीगढ़ को हरे भरे शहर को आप देखते हैं, उस हरे भरे शहर के निर्माता कोई और थे। मैं बात कर रहा हूं उसी शख्स की जो इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखे, लेकिन शायद बहुत कम लोग उस शख्स के बारे में जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं एक ब्यूरोक्रेट, एक टेक्नोक्रेट, एक बॉटनी के स्पेशलिस्ट सरदार एमएस रंधावा जी की। महेंद्र सिंह रंधावा ये एक नाम है जिनके पीछे बहुत से काम हैं। ये इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, अंग्रेजों के टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज कहते थे, फिर बाद में वो आईएएस बने। भारत जब आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना पहला भाषण दिया प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने शपथ ली और पहला भाषण दिया, उस समय एमएस रंधावा दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर थे। उस भारत की आजादी के पहले जश्न का सारा कारभार एमएस रंधावा के ऊपर था। एमएस रंधावा पंजाब के होशियारपुर जिला से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनका जन्म जीरा में हुआ, लेकिन वो पंजाब के होशियारपुर जिला से बिलोंग करते हैं। एमएस रंधावा स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। उसके बाद उनको आईसीएआर का वाइस चेयरमैन लगाया गया। जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई आईसीएआर के थ्रू, उसके क्रिएटर एमएस रंधावा थे। एमएस रंधावा की कामयाबियों, एमएस रंधावा की एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में मैं आपके साथ आज चर्चा कर रहा हूं। एमएस रंधावा वो हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिएट किया। आप साल में एक बार सभी सरकारों से, जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं, सभी सरकारों से एक शब्द सुनते हैं, वन महोत्सव। उस वन महोत्सव के क्रिएटर भी एमएस रंधावा हैं। बॉटनी के वो एजुकेशन में थे, बॉटनी की उन्होंने एजुकेशन की। 1955 में जब चंडीगढ़ को एस्टेब्लिश करने की बात आई, मैं जो पहली बात से आप कर रहा था आपसे कि आप समझते हैं कि ली कॉर्बुज़ियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया। ही वाज अ आर्किटेक्ट, बट ही वाज नॉट द क्रिएटर ऑफ द चंडीगढ़। चंडीगढ़ के क्रिएटर थे एमएस रंधावा। 1955 में जब चंडीगढ़ को क्रिएट करने की बात आई तो एमएस रंधावा को यहां पे लगाया गया। आप चंडीगढ़ के अंदर जितने पेड़ देखते हैं, जो ग्रीन बेल्ट देखते हैं, ग्रीन पेड़ देखते हैं, मैं इस वीडियो में आगे आपको वो दिखाऊंगा भी। वो पेड़ कभी पतझड़ नहीं करते हैं, वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि वो पेड़ ही ऐसे बनाए गए थे। ये जो पेड़ आप चंडीगढ़ शहर में देखते हैं, ये आपको 12 महीने एक जैसे ही नजर आएंगे, क्योंकि इन पेड़ों को भी एक स्पेशल तरीके के पेड़ ये लाए गए थे एमएस रंधावा जी द्वारा। जब
उन्होंने चंडीगढ़ को बनाने का जब काम उनके ऊपर आया, जिम्मेदारी आई, तो ये एक स्पेशल किस्म के पेड़ थे जो चंडीगढ़ में लगाए गए। और ये पेड़ कभी सूखते नहीं है, इनमें पतझड़ नहीं आती है, ये हमेशा आपको हरे नज़र आएंगे किसी भी मौसम में। तो ये एक बड़ी खासियत थी चंडीगढ़ बनाती बार। और ये देखिए, ये 1955 के दौर की बात है, जब ये चंडीगढ़ बन रहा था, तब ये सोच के साथ इन पेड़ों को लगाया गया रंधावा जी द्वारा। चंडीगढ़ का रोज गार्डन MS रंधावा की देन है। चंडीगढ़ में रोज गार्डन के बारे में तो सबने सुना ही होगा, देखा भी होगा। ये रोज गार्डन भी MS रंधावा जी की देन है। जो लोग सोचते हैं कि चंडीगढ़ को ली कॉर्बुज़ियर ने बनाया, वो गलत सोचते हैं। चंडीगढ़ के बेसिक निर्माता जो हैं वो MS रंधावा हैं। और जब MS रंधावा को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाया गया चंडीगढ़ की, उस समय उन्होंने इस रोज़ गार्डन को भी क्रिएट किया, जो आज की डेट में चंडीगढ़ का एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जब 1947 में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से सिख हिंदू इधर आए, भारत में आए, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो पाकिस्तान में रहते थे, वो पाकिस्तान में अगर ज़मींदार थे या पाकिस्तान में अच्छी ज़मीनों के साथ रहते थे, उनका भारत में जब वापस आएंगे, जब वहाँ से बंटवारे के बाद भारत आएंगे, तो उनका क्या होगा, उनकी ज़मीनों का क्या होगा, उनको क्या ज़मीनें मिलेंगी। उस बंटवारे के अंदर उन सिखों, उन हिंदुओं को जब पाकिस्तान से यहाँ लाया गया और पंजाब में जब वो रहने के लिए उनको ज़मीनें एलोकेट करनी शुरू की गई, तो MS रंधावा उस टीम में थे, उस टीम को लीड कर रहे थे। लगभग 800 पटवारियों के साथ MS रंधावा ने ये मेक श्योर किया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आया और पंजाब में आया, उसको वैसी ही ज़मीन एलोकेट की जाए जैसी ज़मीन उसके पास पाकिस्तान में थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पे आपकी ज़मीन किसी भी जगह पे, रावलपिंडी में या कहीं भी नहर के किनारे थी, तो आपको पंजाब में भी वो ज़मीन नहर के किनारे ही दी जाए। आपकी ज़मीन की जो भूमिका है वो चेंज ना हो, ताकि आपको इस बात की दिक्कत ना हो कि आप अपनी फसल को कैसे उगाओगे और किस तरीके से किसानी करेंगे। तो MS रंधावा ने 800 पटवारियों के साथ मिलकर ये मेक श्योर किया कि हर उस व्यक्ति को जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आया, उसको वैसा ही लैंड ऑफ पैच दिया जाए जैसा लैंड ऑफ पैच उनके पास उस समय वहां पर था। ये MS रंधावा है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना MS रंधावा की देन है। आर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ MS रंधावा की देन है। हम बहुत से लोगों को, बहुत से राजनीतिज्ञों को याद करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में कहते हैं, बड़ी फिलोसफियां करते हैं। हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने इतिहास बनाया है। वो लोग जो इतिहास के साथ चल रहे हैं, हम उनको याद करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। MS रंधावा वो शख्सियत थे। हम अपनी किताबों में ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे शख्सियतों के ऊपर ऐसी रीलें नहीं बनती हैं। हम भूल जाते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, जो हमारे इस समाज के रचयिता हैं, जिसको हम आज की डेट में जी रहे हैं। MS रंधावा की एक और उपलब्धि वो हिमाचल वासियों के लिए थी। कांगड़ा शैली की जो पेंटिंग्स हैं, उनको MS रंधावा ने प्रिजर्व करवाया था। जो कांगड़ा शैली की पेंटिंग्स को आप देखते हैं, वो अगर विश्व मानचित्र पर गई, तो विश्व मानचित्र पर इसलिए गई
क्योंकि उनको विश्व मानचित्र पर ले जाने का काम MS रंधावा ने किया। पंजाबी कल्चर, पंजाब के जो सिंगर थे, पंजाब के जो राइटर थे, पंजाब के जो लेखक थे, उनको मंच MS रंधावा ने दिया। एक ब्यूरोक्रेट कितना काम कर सकता है अपनी सर्विस के दौरान, ये आज की ब्यूरोक्रेसी को MS रंधावा को पढ़कर समझना चाहिए। जो 1955, 1960, 1966, 1965 के दौर में MS रंधावा ने किया, उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोचो, वो ब्यूरोक्रेट, वो राजनीतिज्ञ, वो सारे लोग जो समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक MS रंधावा ने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस देश में ऐसे कई और MS रंधावा जैसे ब्यूरोक्रेट आए, सो डैट हम ब्यूरोक्रेसी की महत्ता को समझ सकें। ब्यूरोक्रेसी जो इस देश को, इस समाज को चलाने का दावा करती है, हमें ये सच्चाई भी है। अगर पॉलिटिशियन स्मार्ट नहीं है तो ब्यूरोक्रेट ही आपको चला रहे हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट को ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि ब्यूरोक्रेट्स का उस सिस्टम को चलाने का नजरिया क्या है। क्या आज के दौर के ब्यूरोक्रेट MS रंधावा की तरह काम करें, या फिर परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि उनको लगता है अपनी सुविधाओं के अनुसार काम करना है और समाज या बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है। ये आई लीव अप टू द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन मैंने ये स्टोरी इसलिए की कि जीवंत व्यक्तियों के ऊपर तो हम स्टोरीज करते हैं, हमें उन लोगों के ऊपर भी कहानी करनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर भी स्टोरी करनी चाहिए जो इतिहास बना के गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको इतिहास के पन्नों में ही लुप्त कर दिया। कहीं ना कहीं हम उनके बारे में अपने बच्चों को नहीं बता पाए, कहीं ना कहीं हम उनके बारे में इस समाज को नहीं बता पाए। कहीं ना कहीं हम शायद इस बात से डरते रहे कि अगर MS रंधावा जैसी एग्जाम्पल्स समाज में आने लगेंगी तो लोग हमसे भी सवाल करेंगे कि देन व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। सो माय पॉइंट इज देयर, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, बी MS रंधावा। थैंक यू।